सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार ईद स्पेशल। और ईद का एक ख़ास मौका है, पुरमसरत मौका है। तो ईद पर एक ख़ास मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे कैसे बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है। काफ़ी हद तक चैलेंजेस हमने पिछले 1-2 साल में ओवरकम होते भी देखे हैं। इस वक्त एक बहुत बेहतर हालत में हमारी मुल्क की इकॉनमी मौजूद है, स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब ग्रोथ की तरफ सफ़र कैसे करना है और जो बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड्स अगर हैं हुकूमत से तो वो क्या है, किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरह उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है उसको बेहतरी के साथ आगे लेकर जा सकते हैं। तो मेहमान का आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू को हम शुरू करते हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब मारूफ बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, टी-डेप के CEO भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत है, खासतौर पर ये जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है, पिछले 1 साल की अगर हम कारकर्दगी का जायज़ा लें, चूँकि अभी इस हुकूमत की कंटिन्यूएशन में तो ये 1 साल ही है, उससे पहले का ये इनका एक टेन्योर था, तो इस पर पहले ज़रा आप अपनी राय दीजिएगा और फिर हम ज़रा इकॉनमी से मुतालिक मज़ीद भी डिटेल से हम बात करते रहेंगे। देखिए, पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट को आप अलग तो नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, IMF का एग्रीमेंट हुआ, फिर IMF के एग्रीमेंट को उन्होंने सेकंड ट्रेंच के लिए फिर उसको एग्री करवाया और हाल ही में थर्ड ट्रेंच के लिए भी जो उन्होंने उसको एंटर हुए हैं और उसके अंदर जो उनसे बातचीत हो गई है IMF की। तो IMF जो है ना इस वक्त सबसे बड़ा जो है ना इशू है पाकिस्तान में। किसी भी चीज़ के लिए जो है ना आप कुछ भी करने जाएं तो IMF का बड़ा इशू आ जाता है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि नाजरीन जो देख रहे हैं, मैं सबको ईद मुबारक कहता हूँ और मैं अपनी जानिब से कराची की बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से अहलियान पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी हम आपने जो भी इंट्रो में बातें की हैं, ये सारी जो है ना ये बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त जो है ना वो इन सारी चीज़ों का शिकार है। जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस का। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक इसको नीचे नहीं लाएंगे, जो कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि मैं उन मीटिंगों में शामिल था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि इस दाम बिजली में आपको कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती। उन्होंने कहा, मतलब ख़ुद अपने वज़ीरों से भी कहा, ये भी कहा, और हर वक्त ये बात करते हैं कि हम इसको करेंगे। जहाँ ये आगे तक पहुँचते हैं IMF कह देता है कि नहीं। तो अगर हमने ये करना है तो अगर हमारे पास होता क्या है, आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपनी जो मसनूआत हैं उसको बेचना है, ठीक है ना। और उस मसनूआत को बेचने के लिए मसनूआत की जो लागत है सबसे बड़ा पार्ट प्ले करती है। एक तो क्वालिटी है, दूसरा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है। और आपके पीयर ग्रुप हैं, जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, आपका वियतनाम है और चाइना है। ये 6 कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अब अगर आप बांग्लादेश को ले लें तो उनकी जो गैस की कॉस्ट है और हमारी गैस की कॉस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क है। उनकी बिजली की कॉस्ट में हमारी बिजली की कॉस्ट में बड़ा फ़र्क है। ये पहले फ़र्क ज़्यादा होता था, अब वो भी IMF में गए हैं, बांग्लादेश में फ़र्क थोड़ा सा कम हो गया। इस वजह से हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिली है। पहले 22% का फ़र्क होता था इन टेक्सटाइल की कॉस्टिंग में। बांग्लादेश में अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं और कोई चीज़ यहाँ बनाते हैं तो इट वॉज 22% डिफरेंस। और वो 22% डिफरेंस जो है ना उसमें अफोर्डेबल ही नहीं था, इसलिए हम बतरदीज नीचे आ रहे थे। अब वो फ़र्क रह गया 12% का। इस वक्त ये 12% बहुत बड़ा फ़र्क होता है। टेक्सटाइल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें टेक्सटाइल, हमारा मुल्क में सबसे बड़ा जो ट्रेड है वो टेक्सटाइल का है। 60% से ज़्यादा टेक्सटाइल है और एक्सपोर्ट में भी 60% से ज़्यादा टेक्सटाइल है। हमको इसको डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहिए, एक अलग बहस है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि इस वक्त हम इक्विप्ड हैं उसके अंदर, हम उसको जानते हैं, हम टेक्सटाइल के अंदर पैदा हुए हैं, टेक्सटाइल हम एक्सपोर्ट करते रहे, हम बनाते रहे, हम एक्सपर्टीज़ है हमारे पास उसकी। वो जो एक्सपर्टीज़ जो है उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। अगर अच्छा सुबह साहब, कथा कलामी कहा 2008 में अगर मैं आपको ले लूँ तो उस वक्त 2008 में बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बिल्कुल बराबर थी। आज इन 17-18 सालों में बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल चुका है। इसकी यही वजूहत हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। सारी वजूहत यही हैं, पॉलिसीज़ की वजूहत हैं, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ के अंदर प्रॉब्लम है आपका। और बांग्लादेश के अंदर उन्होंने कैसे शुरू किया आप देखिए, वो बैकवर्ड लिंकेज से चले। यानी अगर टेक्सटाइल का आप नाम लें तो उसके अंदर डाइड और प्रिंटेड उन्होंने कपड़ा मंगाया, सिर्फ मशीन डाल दी, सिर्फ गारमेंट सिया और बार बेचते रहे। इसके बाद उसके एक और पीछे गए, हर स्टेज के ऊपर उन्होंने इंसेंटिवाइज किया कि अगर आप अब डाइंग और प्रिंटिंग यहाँ करेंगे ग्रे मंगा के तो आपको 5% मिलेगा। फिर उन्होंने कहा अगर आप कपड़ा भी यहाँ बनाएंगे तो दूसरा 5% मिलेगा। ये सारी जो उन्होंने इंसेंटिवाइज करके आज उस नहज पे पहुँचेंगे। आज उनका एक्सपोर्ट 42 बिलियन से ज़्यादा का है सिर्फ टेक्सटाइल, जबकि वहाँ पर कॉटन नहीं, कॉटन कोई नहीं है। और यहाँ हम कितनी कॉटन भी उगाते हैं, कॉटन इम्पोर्ट करते हैं।
उज़्बेक कॉटन है और इजिप्शियन कॉटन है, अमेरिकन कॉटन है, वो सारी कॉटन को इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ उसको अपना वो कन्वर्ट करके उसको बात करते हैं। तो ये सारी बात है पॉलिसीज़ की। यहाँ जब हम आते हैं कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो चाहते हैं कि यूटिलिटी की कॉस्ट कम हो, लेकिन मुझे एक बात जो समझ में नहीं आती वो ये है, ये बिल्कुल उनकी चाहत भी है, उनकी चाहत ये भी है कि एक्सपोर्ट बढ़े, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। मैंने भी बड़ी मेहनत की जब मैं TDAP में था और हमने बढ़ाया भी एक्सपोर्ट, लेकिन किसका बढ़ाया? अब आपको जो इसका मिसाल देना, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मुलाजमतें, और गवर्नमेंट नहीं दे सकती, प्राइवेट सेक्टर ही देगा। और सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट का इंजन है वो टेक्सटाइल है, उसके अंदर बहुत लोग चाहिए, 7 सेक्टर्स होते हैं, हर सेक्टर में आपको लोग चाहिए, तो आपकी जो है ना, और लोगों को आपने रोज़गार भी देना है। और मिडिल क्लास जो है या वाइट कॉलर क्लास जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है आज अगर आप देखें। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना सरप्लस मैन पावर है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है। इन दोनों चीज़ों के अंदर दरमियान में जो बात है वो ये है कि हम कॉम्पिटिटिवनेस अपने मुल्क की मसनूआत में पैदा करने में बड़े एहतराम के साथ फेल हो गए। हम उसके अंदर हमने बड़ा गड़बड़ की है। उसके अंदर जो है ना अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो है ना हम उसके अंदर अब आगे बढ़ सकें। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 23 मार्च को प्राइम मिनिस्टर को अनाउंसमेंट करना था, उन्होंने कहा जी हम उसको जो है ना आगे कुछ दिनों में करेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है, जिसको हमको किसी तरह से भी नीचे लाना हो। लेकिन सर इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी जो ये करंट फिस्कल ईयर है, इसके 8 महीनों में हम सिर्फ टेक्सटाइल में अप्रैल्स की अगर एक्सपोर्ट देखते हैं $6 अरब से भी ज़्यादा हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले में कोई 19-20% ज़्यादा है। फिर भी हम ग्रो कर रहे हैं इतने चैलेंजेस के बावजूद। देखें इस ग्रोथ को जो है ना, आप इसको क्यों देखते हैं कि 6 बिलियन हुआ, आप उसको क्यों नहीं देखते कि हमने 19.2 बिलियन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया? ठीक है, ये तो मैं 8 महीने के फिगर्स आप नहीं, लेकिन बहरहाल पिछले साल से इस साल बेहतर है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन ये एफर्ट्स हैं हमारे, और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो कॉस्ट का बढ़ना है चाइना में। कि चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बाकी कॉस्ट भी जो है ना वहाँ उनकी बढ़ी है। इसके अलावा जब बांग्लादेश के अंदर भी कॉस्ट में इजाफा हुआ है IMF के एंट्री की वजह से, वहाँ भी जो है ना उन्होंने गैस की प्राइस बढ़ाई। इसकी वजह से हमको थोड़ा सा रूम मिला है। अगर वो नहीं मिलता तो हम नीचे ही जा रहे थे। तो अब अगर ये हमने पहले 19.2 को क्रॉस करना है। देखिए पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है सिर्फ टेक्सटाइल का, वो आज की कैपेसिटी जो लगी हुई है उसके हिसाब से $45 बिलियन है। हम अभी 18, 17, 16, 17 कर लेंगे इस साल। उसके अलावा हमारे पास अगर 45 है, उसका मतलब आधी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं। हमें इसके लिए एक मैं समझने से कासिर हूँ कि एक दफ़ा एक पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाते। अगर पॉलिसी बनाएं जिसके अंदर ये सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बिठा कर कि भाई अब आपको क्या चाहिए, आप हमसे मांगें आपको क्या चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि मुझे $10 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो हम उनसे कहेंगे आप ये वाली चीज़ें दे दें। हम 10 बिलियन का प्रॉमिस करते हैं, आप ये वाली कर दें, तो दो हाथ से ताली बजेगी ना। आप अगर हमसे हमारी ये बात को सुनेंगे नहीं और हमारे साथ ये बात नहीं करेंगे तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम इस वक्त जो है ना जितने लोग हैं, अब आप बड़े नामों को छोड़ दें तो मिडिल क्लास जो इंडस्ट्री है, SMEs जिसको कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री, वो किसी सूरत में भी बारे में नहीं है। और कई इंडस्ट्रियाँ जो है ना वो बंद हुई हैं। बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं क्योंकि उनके पास इकॉनमी ऑफ स्केल है, उसके हिसाब से वो थोड़ा सा अपनी उसके अंदर कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता कोई हो जाएगा। मैं बड़ा वैसे ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है ना उसके आगे बढ़ेगा, इसको आगे बढ़ेगा, लेकिन हम अपनी पॉलिसीज़ से नहीं बढ़ाएंगे, दूसरों की पॉलिसीज़ का एडवांटेज लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इस वक्त उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, 5 साल के टारगेट $60 अरब हमें 5 साल में अपनी एक्सपोर्ट को लेकर जाना है। अगर हम ये टेक्सटाइल के मैक्सिमम पोटेंशियल को नहीं इस्तेमाल करेंगे या दीगर सेक्टर्स के मैक्सिमम पोटेंशियल को नहीं यूटिलाइज़ करेंगे तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? इसकी बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? और इस प्रोग्राम में तो सारे स्टेक होल्डर्स एतमाद में थे, सबसे बातचीत करके सबको एतमाद में लेके अनाउंसमेंट हुई है। नहीं, जहाँ अनाउंसमेंट भी थी वहाँ मैं बैठा था और मुझे नहीं पता कि लोगों को एतमाद में लिया गया, पूछते थे ये। लेकिन एक बात बिल्कुल डेफिनेट है, मैं हसन इकबाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ, बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई। ऑन पेपर इट इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी, लेकिन वो पेपर जो है ना, ये पॉलिसी जो है ना वो इम्पेडिमेंट का शिकार है। पॉलिसी जो है ना वो आपके जो बीच में जो रुकावटें हैं उनका शिकार है। अगर पॉलिसी ये कहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और किसी सूरत में भी बढ़ना है और इस तरह से इसको लेना है, तो पॉलिसी ये भी कहती है कि आपको जो है ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग देखे बगैर हम जो है ना हम आगे बढ़ जाएंगे। ये 4 E's हैं
आपकी इफ़िशेंसी है, एक्सपोर्ट्स हैं, इसी तरह की बहुत सारी चीज़। इसके आगे मैं ये कहता हूँ कि 4 जो ये 5 पीज़ हैं, 5 ई हैं, उसको 5 पी के लिए चलना चाहिए। कौन से 5 पीज़ हैं? एक, हमको प्रोग्रेसिव कंट्री होना चाहिए, प्रोग्रेसिव, प्रेगमेटिक, प्रोडक्टिव एंड प्रॉस्पेरस, ये हम सब देखना चाहते हैं। और प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? मैं हर एक ई को एक पी के साथ लिंक करता हूँ और उसके साथ पाकिस्तान का वर्ड डालते हैं, PPPN, पाकिस्तान। ये जो चीज़ें हैं, अगर ई के साथ आप पी को जोड़ेंगे नहीं तो ये काम नहीं होगा। आपको इसको जो है अब इस प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या करना है, प्रेगमेटिज्म के लिए क्या करना है, आपको आपकी पॉलिसीज़ को ठीक कैसे करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव पॉलिसीज़ कैसे लेके आनी है और इस पॉलिसी को सपोर्ट कैसे हो सकता है। देखिए, एक पॉलिसी आपने बनाई बहुत अच्छी है, मैं आज पॉलिसी बना दूँ कि जी मैं 100 जहाज़ चलाऊँगा कराची से, मेरे पास हैं 2 जहाज़, तो मैं 100 तो नहीं चला सकता, लेकिन पॉलिसी में मैंने लिख दिया कि 100 जहाज़ चलने चाहिए। बिल्कुल चलने चाहिए, लेकिन उसके लिए तो भाई आपको पूरा एक सर्कल चाहिए, पूरा एक सिस्टम चाहिए। और ये 5 साल जो पॉलिसी है, इसमें जो 60 बिलियन कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये 60 नहीं 80 बिलियन हो सकता है। अगर हम देखें, पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो दुनिया के अंदर किसी से कम नहीं है, बल्कि उससे बेहतर है। अब इसीलिए थे कि जब मैंने TDAP को चार्ज लिया तो मैंने देखा कि मैंने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। तो मैं सारी जब स्टडी की तो मुझे लगा कि वो इंडस्ट्री जो कि यूटिलिटी के ऊपर दारोमदार है, जिसका गैस और इलेक्ट्रिक जिसको चाहिए, जिसको पानी चाहिए, वो इस वक्त जो है ना मुल्क के अंदर मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने उसको ये किया कि मैंने अपनी लाइंस को चेंज किया, मैं एग्रीकल्चर की तरफ गया। एग्रीकल्चर के अंदर मैंने सारी FTAs को स्टडी किया। चाइना के साथ FTA के अंदर बहुत सारी आइटमें थी, वियतनाम में थी, आपकी कंबोडिया में थी। इन सारी चीज़ों को जब हमने इसको देखा कि भाई चाइना के साथ हमने जो इसको किया, अब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हमने फ़ायदा उठाने के लिए एक बहुत छोटी सी आइटम है सेसमे सीड, तिल। वो उस ज़माने में 40-50 मिलियन होता था, 1 साल पहले की बात है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। तो मैंने उसके अंदर इंटरवेंशन की कि भाई किस तरह से हो सकता है। खरीफ की फसल है, 2 फसलों के दरमियान होती है, कोई इसमें कोई बड़ा पानी का वो प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इतनी इसके अंदर वो नहीं है। वो अगर हम उगा लें, उसको कर लें तो इट्स अ बिग अमाउंट। और उसमें है, फ्री ट्रेड में है। तो हमने इसके ऊपर मेहनत की, वर्कशॉप्स की, पंजाब में की, सिंध में एक आध की, 8-10 पंजाब में भी की। वो जो वर्कशॉप्स हैं उससे हमको इतना फ़ायदा हुआ। आप सेसमे सीड जो है ना $40 मिलियन, $30 मिलियन का जाता था। जब मैं गया हूँ वहाँ से तो $480 मिलियन हो गया था। 1 साल 1.5 साल के अरसे में उसको हम यानी 10 गुना बढ़ा दिया। तो बढ़ सकता है, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत पोटेंशियल है। आज फूड सिक्योरिटी इज़ द क्वेश्चन। सारे मालिक जो है ना फूड सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, और हमारे पास अल्लाह ने बड़ी ज़मीन दी हुई है और बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। और SIFC जो है उसने चोलिस्तान के अंदर और काफ़ी ज़मीनें निकाली हैं, उसके ऊपर वो नो हाउ भी दे रहे हैं, उसके अंदर ओनरशिप भी दे रहे हैं, उनको सपोर्ट भी दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब वो कर रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर पे जाना चाहिए। आज हम मेज़ को देखें, मेज़ वी आर नंबर 1 सप्लायर टू वियतनाम ऑफ मेज़। तो अगर ये चावल देखें, 4 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट हो गया। तो अगर सिर्फ आपका 3.2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम टेक्सटाइल को ही लेके बैठे। IT देखें, IT के अंदर मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी प्रेगमेटिक पॉलिसीज़ चाहिए टैक्सेशन के हवाले से। आज जो हमारा जो $3.5 बिलियन की $4 बिलियन का लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो रेमिटेंसेज हैं, जो प्रोसीड्स हैं उस एक्सपोर्ट की, वो पाकिस्तान में नहीं आती, वो बाहर लोग रख लेते हैं और बाहर से वहाँ से इसको वहीं से काम करते हैं, लाइसेंस वहाँ ले लेते हैं, काम यहाँ करते हैं। मतलब उसके लिए भी मजबूरी ये है कि उनको टैक्सेशन उनकी मर्ज़ी का चाहिए। अगर UAE टैक्सेशन देता है 5% का, तो हम उससे 5.25 लेंगे, 6% लेंगे, तो वो कहेगा मुझे क्या ज़रूरत है, लाइसेंस ही लेना है ना भाई। तो उसके बाद मैं लेके रख लूँगा, ना कोई पूछने वाला, ना कोई यहाँ कोई टैक्सेशन वालों के पास जाना नहीं है, FBR के मैंने धक्के नहीं खाने। तो वो जो है ना, वो इन 2 सेक्टर्स में रैपिड तरक्की हो सकती है, जो कि एहसान इकबाल साहब की पॉलिसी में भी है। इन दोनों चीज़ों। और तीसरी जो है, देखिए एग्रीकल्चर को जब आप बढ़ाना चाहते हैं, तो जब हमने इसको बढ़ाया 8.2 किया, तो प्राइम मिनिस्टर ने शाबाश भी दी, लेकिन ये साथ ये कहा कि आप इसको और बढ़ाएं, इसको 15 बिलियन करें। मैंने कहा मियाँ साहब 15 बिलियन तो नहीं हो सकता, लेकिन बोला 15 बिलियन करें किसी तरह। टेक्नोलॉजीज उसके लिए चाहिए होंगी, तो मॉडर्न मैंने फार्मिंग। उसके बाद जब हम जाके वापस बैठा अपने लोगों के साथ कि इसको देखो कितना सरप्लस है, तो जब हमने पूरा सरप्लस निकाला रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो इट वॉज नॉट मोर देन 1.7 बिलियन।
अब 1.7 से 8 से आप 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते। तो फिर हमने सोचा कि हम क्या करें इसके ऊपर, तो हमने बोला इसके ऊपर वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। हम रॉ फॉर्म में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भेज रहे हैं उसको नहीं भेजना चाहिए, हमको जो है ना आपको उसमें भेजना चाहिए, आपको वैल्यू एडिशन करके। अब राइस जाता है उसको आप वैल्यू एड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मेज़ जाता है अगर आप जो टिन पैक में भेजते हैं बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सेसमी सीड है, ये तो चाइना अगर इतना इम्पोर्ट करता है तो कहीं ना कुछ तो करता होगा। फिर हमने चेक किया क्या करता है, वो उसका ऑयल बनाते हैं, उसके रेसिड्यू से वो एनिमल फीड बनाते हैं और बहुत सारी आइटमें उससे वो जो है ना वो बनाते हैं। ऐसे ही $500 मिलियन का वो ले नहीं लेते। और इस रिसेंट पास में हमने ये भी देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉर्पोरेट सेक्टर का भी बड़ी दिलचस्पी सामने आई है, प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया है। तो ये उन प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद इन्वेस्टमेंट भी इसमें बड़ी है और फिर ये मेजर एक जंप आया, क्योंकि रिसेंट पास में भी आपने TDAP को हेड किया है। तो ये ट्रेड कितने ममालिक के साथ हमारी बढ़ सकी है एग्रीकल्चर सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में अनबिलीवेबली बढ़ी है। जैसे अफ्रीका है, हमारा 600-700 मिलियन डॉलर का होता था, आज 1.5 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। तो एक बड़ी नई मंडियां हैं। यूरोप के हमारे ममालिक बड़े हैं, हमारी चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ी है। ये जो सबसे बड़ी बात ये कि वो जो जिस हम समझते हैं कि चाइना जो है ना, किसी को पूछिए बोले चाइना आपको एक्सपोर्ट करेगा, बहुत ऐसा नहीं है। चाइना इंपोर्ट भी बिलियंस में करता है, ऐसा नहीं है वो ट्रिलियंस में इंपोर्ट करता है। हमारा तो बिल्कुल कोई शेयर ही नहीं है, हम तो वी आर वेरी वेरी स्मॉल। आप देखें ना, अगर प्राइवेट सेक्टर ने, कॉर्पोरेट सेक्टर ने क्या किया है, वो आ गए हैं फिशरीज़ में। आपकी जो आपकी प्राउंस हैं, जो आपकी इनकी फार्मिंग हो रही है और बहुत अच्छी, क्योंकि उस ब्लू इकोनॉमी में भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अभी तक हम नहीं कर सके। हमारा 5% भी नहीं है। $100 अरब की वो अनएक्सप्लोर्ड एक सेक्टर एक मौजूद है। अब देखें, वो अभी जो कॉर्पोरेट सेक्टर आया है वो नई टेक्नोलॉजीज लेके आया है, और आप अगर उसको देखें, जो बड़े बड़े ग्रुप्स आए हैं उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, बड़े लेटेस्ट फार्म लगाए और एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया है और बाहर जा रहा है। इंस्टेंट फ्रीजिंग की और बहुत सारे उन्होंने जो है ना उसके अंदर वो चीज़ें लगाई हैं। और आप लाहौर के अंदर देखें, वहाँ भी शुरू हुआ ये काम, और यहाँ तो काफ़ी हो गया और काफ़ी बढ़ भी गया आगे। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो है ना ये ब्लू इकोनॉमी की जो आप बात करते हैं, हमारी जो सी फूड है उसकी एक्सपोर्ट भी मेरा ख्याल है कि खासी बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए, जिस तरह से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिलियंस का पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक ये मिलियंस में ही अभी फंसी हुई है। कोई 400-500 और मिलियंस की हम कर रहे हैं, इतना ही 500-600 मिलियन है, शायद 1 बिलियन आज इस साल हो सकता है। लेकिन 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का अभी भी उसमें पोटेंशियल सिर्फ फिशिंग के तक मौजूद है। बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 1200 किलोमीटर का शोर है, अगर उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते और उसको अगर पाकिस्तान के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि उसको एक पूरी एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए उसके लिए, जो ये सिर्फ ये काम। लेकिन जो हमारी सी फूड का जो प्रोडक्ट है, जो उसकी क्वालिटी है, वो काफ़ी मुतासर हुई है पोल्यूटेड सी की वजह से, जिस तरह हमारी पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। वो छोटी नेट्स लगाते हैं, तो क्योंकि हम तो इस सारा हम उनसे लड़ते रहते हैं कि जी छोटी नेट्स लगाते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो भी उसके अंदर आ जाते हैं, वो उसके इस्तेमाल भी नहीं होते और उसका काम भी ख़राब हो जाता है। तो ये ना हमको रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारा जो फ्लीट है, जो आपकी जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं, उनको अपडेट करना पड़ेगा। उनके अंदर आइसिंग मशीन्स होनी चाहिए। जब वो आ रहा है तो जब आप जहाँ उतार रहे हैं वहाँ प्लास्टिक के क्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट्स है वो हमको अभी करनी है। यूरोपियन यूनियन के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स, अभी एक टीम यूरोपियन यूनियन की आई है, इंशाल्लाह ताला जो है ना हमको कई जगह पे परमिशन मिली, आगे भी मिलेगी। और चाइना ने भी, अब देखिए मीट, आप मीट को देखें, काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट हो गया मीट का, और चाइना ले रहा था। हमने उनसे हर तरह से कन्विंस किया, मीटिंग हो रही हैं, तो उनसे आइडिया ये आया कि अगर हम आपको फुट एंड माउथ डिजीज़ का प्रॉब्लम था उनका, तो हमने कहा जी आप आपको बॉयल मीट दे दें। बोला नथिंग लाइक इट। उन्होंने कहा जी बॉयल दे दे, तो हम लेने को तैयार है, और बॉयल दिया और आज जा रहा है। तो मतलब एक इनोवेटिव आइडिया होने चाहिए। एक जो बिजनेसमैन होता है उसके पास ये जो है ना ये एक्यूमेंट होता है कि भाई ये अगर ये नहीं मांगता तो मैं ये माल बेच दूँ, ये नहीं बेच सकता तो वो बेच दूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरा ख्याल है कि पोटेंशियल इनॉर्मस, पाकिस्तान इज़ फुल विद पोटेंशियल। आप इसको माइनिंग को देख लें, आप मतलब क्या गोल्ड है, सिल्वर है, आपके पास क्या नहीं है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है। अब इसको एक्सप्लोर करना है, इसको निकाल के पाकिस्तान की लोगों की तकदीर बदलने के लिए उसको इस्तेमाल करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है। आपको उन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उससे तरक्की याफ्ता ममालिक में अपने आप को बदलना है। लेकिन उस माइनिंग के लिए जो बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, अरबों डॉलर्स की, वो भी आ रही है। और आप देखें ना, ये जो बहुत सारे हम सुनते हैं जी गोल्ड माइन, ये वो काम शुरू हो रहा है, लेकिन उसके अंदर स्पीड नहीं है। हमारे अपने कुछ बैरूनी हालात भी हैं और कुछ जो है ना अंदरूनी हालात भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो हमको डिस्टर्ब करती रहती हैं। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो उन ममालिक में जितने जो कुछ कर सकते हैं उसमें कोई बहुत अच्छा मुकाम नहीं देते, बहुत गलत करते हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं हर जगह।
तो वहाँ वीज़ा फैसिलिटी नहीं देते पाकिस्तानीज़ को। तो ये जो है ना, ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं और हम सबको मिल के देखें। मैं ये कहूँ कि शहबाज शरीफ साहब सब करेंगे या कोई एहसन इकबाल करेगा या लगारी साहब करेंगे, ऐसा नहीं। वी हैव टू, एवरीबडी हैज़ टू वर्क। खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कहते हैं कि मेरे को ये एक पॉलिसी चाहिए, वो चाहिए, वो है, उनके साथ आप बातें जारी रखें और अपना काम भी जारी रखें और कुछ कम मुनाफे पे, बगैर मुनाफे के आप एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है। आप अगर देखें ना, मुझे बड़ा शर्म भी आती है कि हमारा 240 मिलियन लोगों का मुल्क है, कोई 250 कहता है, कोई कुछ कहता है। 240 मिलियन के लोगों के अंदर एक वो 1 मिलियन लोग जो बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, वो हमारी पूरी मुल्क की एक्सपोर्ट के बराबर से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं। तो फिर हम वर्कफोर्स का एक्सपोर्ट करना शुरू करें, फिर ये इंडस्ट्री क्या करें? लेकिन उसका जवाब ये है कि आप फिर आपके पास जो लोग हैं उनको आपने रोज़गार देना है, उनको आपने जो है आगे बढ़ाना है। अगर रोज़गार आप नहीं देंगे तो काम बिल्कुल नहीं बनेगा। ईद के इस खास शो में ज़ुबैर मोतीवाला साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंतजार करते हैं। जैसे अभी अगर माइनिंग को हमें एक्सप्लोर करना है तो हमें बैरूनी सरमायाकारी चाहिए। लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद इस वक्त मार्केट पर मौजूद है। लोकल इन्वेस्टमेंट होगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। ज़ाहिर बिल्कुल, आपने जो है बेसी बेहतरीन बात की है कि लोकल इन्वेस्टर जो है ना, जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। और ये बार बार हम जो है ना अपनी जहाँ मैं जामी में जाता हूँ ज़रूर से कहता हूँ कि बहुत सारी लाइन्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो देखता क्या है कि जो मुल्क का रहने वाला है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज आप देखें स्टॉक एक्सचेंज जो इतनी बड़ी है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें ग्रुप्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, बहुत सारे और ग्रुप्स हैं जिनके अंदर जो दुनिया के अंदर जो वेंचर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो भी यहाँ हैं और उनको बड़ा अच्छा फ़ायदा भी हुआ। आप कहाँ से कहाँ आपकी उनकी जो 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी उनकी जो कैपिटल है। तो मतलब ये तो चीज़ें हैं अपनी जगह के ऊपर। लेकिन ये बात आपकी 100% ठीक है कि मैं पैगाम भी देता हूँ अपने बिजनेस कम्युनिटी को, कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। बात यह है कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो बाहर वाले कैसे करेंगे? हम यहाँ से बाहर जाने के चक्कर में होते हैं। एक तो ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है चलो बाहर। ये बड़ा ही गलत बात है। अब मैं कोई क्या नहीं हम यहीं से बने। 2024 में दुबई में हज़ारों कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। मतलब इतने ज़्यादा फिगर्स आए हैं कि देख के भी एक तशवीश पैदा होती है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग। मुझे उनके जो सरकारी जो लोग हैं, मुझे उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बोला अगर हमने हमारे 50% से ज़्यादा जो कंपनियाँ रजिस्टर हुई हैं वो पाकिस्तान से हैं। मुझे कहते, मैंने बोला क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और दूसरी बात ये है कि उसने ये बड़ी पते की बात ये कही कि जो ये लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमें पाकिस्तान की फ़िक्र है। ये जो आ रहे हैं वो कोई रोड पे घूमते हुए लोग नहीं हैं, ये पैसे लेके आ रहे हैं और ये टैक्स पेयर्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। तो आपकी टैक्स की इनकम भी कम हो जाएगी, सेल टैक्स में भी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। और ये अगर यहाँ आ गए तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर फिर ये जगह टैक्स पेयर्स यहाँ आना शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। ये वो कहते हैं। और अब मुझे बताएं, हम फिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। पाकिस्तान एक बेटे को बाहर रख दो, 2 बेटों को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ यहीं है। अब जब हम आए हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। आज अल्लाह ने इतना कुछ दिया है तो इस मुल्क के वजह से दिया है। इस मुल्क को जब तक हम अपना मुल्क और ऐसा वो नहीं समझेंगे कि भाई ये हमारा मुल्क है और हमने इसको तरक्की देनी है, हमने बनाना है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का कहे से, किसी की सुनने से, किसी की बात करने से नीचे मुंह करके इस वक्त टाइम है। और पाकिस्तान इस वक्त जो है ना स्टेबिलिटी आई है इस साल के अंदर और हमको अब ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम पाकिस्तान की तरक्की के जो ख्वाब हैं वो हमारे ख्वाब होने चाहिए, वो बिज़नेस कम्युनिटी के ख्वाब होने चाहिए, वो सिर्फ लोगों के नहीं होने चाहिए। लोगों को उन ख्वाबों की ताबीर देना काम बिज़नेस कम्युनिटी का है और बिज़नेस कम्युनिटी को मदद चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की मद में। हमें कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जो मैं बात कर रहा हूँ उससे कोई गलत मतलब ना निकले। जैसे गैस की प्राइस है, मैं आपको इसका छोटा सी बात करता हूँ। गैस के लिए एक ओगरा है जो कि प्राइस डिटरमिन करती है, ठीक है। वो टोटल चीज़ों को मद्देनज़र रखती है। इसमें फाइनेंशियल चार्जेस भी आ गए, आपका UFG यानी अनअकाउंटेड फॉर गैस है वो भी उन्होंने गिन लिया। इसके बाद इनके अपने खर्चे हैं वो सारे गिन लिए, वैलिड प्राइस डाल दी और एक प्राइस आई।
1666 रुपये या 1667 रुपये, वो टोटल कॉस्ट ऑफ गैस है। ठीक है जी, अब आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप 1666 वाली गैस को 4700 रुपये में बेचते हैं और प्रोसेसिंग की गैस को आप 2150 रुपये में बेचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि इंडस्ट्री आगे बढ़े और आप इंडस्ट्री से दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनका बोझ आप इंडस्ट्री पे डालें, फिर आप कहें कि इंडस्ट्री भी चले, वो इंडस्ट्री बढ़े? वहाँ तो ये नहीं करते। मैं ये कहता हूँ, हम बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है कि आप 100% प्राइस जो है वो आप ले लें, 100% ना लें, 5% और ऊपर ले लें, 105% ले लें, लेकिन आप 200% तो नहीं ले सकते। इसलिए कि आपने डोमेस्टिक को सस्ता देना है, इसलिए कि आपने फर्टिलाइजर को सस्ता देना है, इसलिए कि आपने चोरी और पिलफरेज और लाइन लॉसेस हैं, इसके लिए अगर ये इंडस्ट्री ने भरना है, इंडस्ट्री इज द बेस्ट पे मास्टर। SSGC आप SNGPL पे आप कभी जाके इंटरव्यू उनका करें, वो कहेंगे इंडस्ट्री हमको 97% पेमेंट करती है। और अगर डोमेस्टिक में आप देखें तो वो फिगर सही है गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन वो 47% जो है ना वो लॉसेस हैं, लाइन लॉसेस, पिलफरेजेस। इसीलिए आप देखते होंगे कि सुबह गैस आती है, दोपहर को बंद कर देते हैं, रात को फिर बंद कर देते हैं। वो इसीलिए बंद करते हैं कि वो लीकेजेस हैं, लाइन लॉसेस हैं, बहुत पुरानी लाइनें भी हो गई हैं, बहुत कुछ है। तो डोमेस्टिक की बहुत आधे इंच की लाइन होती है, वो रस्ट भी जल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ों को कौन देखेगा? मतलब इसको क्यों कर रहे हैं हम? अर्बन एरियाज़ के अंदर, शहरों में गैस क्यों दे रहे हैं पाइपलाइन से? क्यों दे रहे हैं? कौन से मुल्क में? अबू धाबी में अबंडेंट गैस होती है, दूसरे जितने मुल्क हैं सब सिलेंडर्स के ऊपर चलते हैं। आप क्यों आपने ये बनाया हुआ है कि ये जो है ना आपने इसको जो है ना गैस आपने देनी है पाइपलाइन के ज़रिए? पाइपलाइन के ज़रिए गैस देंगे, इंडस्ट्री कभी नहीं चलेगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पैसे पूरे करने, आप इंडस्ट्री पर लोड डाल देते हैं। क्रॉस सब्सिडाइजेशन इज़ द किलर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। ये अगर मैं कहता हूँ 105% आप प्राइस ले लें ना मुझसे, आप 200% तो ना लें, आप 150% तो ना लें। तो ये जो चीज़ है इसको हमने एड्रेस करना होगा किसी तरह से भी। जब तक ये एड्रेस नहीं करेंगे, हमारी जो हम तरक्की जिसकी हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही। अच्छा, यानी एफिशिएंट यूज़ इसका करना है हमें अपनी गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का। अभी ये जो आपने इंसेंटिव ना लेने वाली बात की, इससे कहीं आपके अपने जो दोस्त अहबाब हैं वो ना नाराज़ हुए हैं? क्योंकि जितने लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो तो हमेशा हुकूमत से डिमांड ये करते हैं, जिस तरह आप फॉरेन इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करते हैं, उन्हीं टर्म्स पर हमें भी फैसिलिटेट करें तो हम भी निकल कर सामने आएंगे। नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सारी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बात कर रहा हूँ और बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं 105% की ऑफ़र भी करता हूँ ना, तो मुझे आज के रेटों से 100% कम हो जाएगा, आप आज के रेटों से 25% कम हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मेरा कोई साथी जो है ना उसको कोई उसकी मुखालिफत करे। नहीं, हम चाहते हैं, हम नहीं लेना चाहते। मैं आपसे कहता हूँ कि इंसेंटिव देने की कहाँ बात है, आप तो इंसेंटिव हमसे ले रहे हैं। आप एक्चुअली हमसे इस मद के अंदर आप हमसे पैसे ले के आप जो है ना आगे पिलफरेजेस में, लाइन लॉसेस में, सर्कुलर डेट के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो मतलब कौन सी साइंस है मुझे नहीं पता। और मैं समझता हूँ कि IMF अगर इस बात को रोकती है तो वो अपने हिसाब से देखते हैं। एक बैंकिंग के अंदर एक इस्तिलाह होती है एबिलिटी टू पे, यानी जब आप पान की दुकान के लिए भी अगर कर्जा लेने जाएं तो आपकी फिजिबिलिटी देखता है बैंकर कि भाई आप क्या कमाएंगे, क्या होगा। अच्छा, आप 20,000 रुपये कमाएंगे, आपका घर का खर्चा 30,000 है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता इसलिए कि ये तो आप मुझे वापस नहीं कर सकेंगे। यही IMF का उसूल है, वो भी एक लैंडिंग एजेंसी है, उसने पैसे अपने वापस लेने। तो वो एबिलिटी टू पे क्रिएट करते हैं। एबिलिटी टू पे जो है ना क्रिएट कैसे होगी हमारे जैसे ममालिक में? जब आप टैक्सेस बढ़ा देंगे, जब आप यूटिलिटी के ऊपर लोड डाल देंगे, जब आप पेट्रोल के अंदर अपना जो है ना वो पर लीटर जो चार्ज है उसको टैक्सेस आप बढ़ा देंगे, इसी तरह से आप उसको कवर करेंगे, वो आप लेके जाएंगे, वो अपनी एबिलिटी। लेकिन उनको समझाने की ज़रूरत है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को IMF के साथ बिजनेस कम्युनिटी को बिठाना चाहिए। हम उनको कन्विंस करें कि क्या है। अगर आप ये समझते हैं कि एबिलिटी टू पे इससे आएगी, तो एबिलिटी टू पे आएगी डॉलर्स से। जब हमारे पास डॉलर्स आएंगे, आप हमको ये रूम दें 2 साल का, 3 साल का, और आप हमारी वर्किंग को देखें, इसको हमको नीचे ले आने दें और हमको एक्सपोर्ट बढ़ाने दें। देखिए इसके अंदर एक और भी बड़ा फ़ायदा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की आप बात करते हैं, एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये पेट खाली की वजह से आती हैं। इट्स ईजी टू बाई एम्प्टी स्टमक्स। तो ये जो अगर आप उनको काम पे लगा देंगे, देखिए हमारे पास 68% लोग हैं जो 25% या लेस ऑफ एज के हैं। अगर वो उसके हैं तो आप मुझे बताएं, तो हम क्या कर रहे हैं? उस सॉर्ड को हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये डबल एज सॉर्ड है। आप उनको यूटिलाइज कर दें, वो आपको वो यूटिलाइज कर देंगे। तो बात ये, इसको जो है ना हमको देख के चलना पड़ेगा। और अगर हमको
100% प्राइस के ऊपर जो कॉस्ट है उसके ऊपर यूटिलिटीज़ मिलती है, मैं आपको यहाँ कहता हूँ दावे से कि ये अगले 3 साल के अंदर 10 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो अब ये जो अनाउंसमेंट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर करने वाले हैं 8 या 10% पर यूनिट इसमें डिडक्शन की, ये काबिल इत्मीनान है, तसल्ली बख्श है इंडस्ट्री के लिए इस वक्त? नहीं, हमारे से जो उनकी बात हुई तो 9 सेंट की हुई थी। ठीक, 9 सेंट का मतलब होता है 27 रुपये, 26 रुपये, 25, वही होनी चाहिए। ये जो है ये 2 रुपये 86 पैसे की मैं बात सुन रहा हूँ, इससे कोई इतना बड़ा आएगा नहीं। जो हमारा प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम चल रहे थे, हम ये समझ के चल रहे थे, हमने कुछ एक्सपेंशन भी किया है, तो कि ये जो है इसके ऊपर इतना बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैक्रो इंडिकेटर्स जो इस वक्त हैं मुल्क के, वो तो सब अंडर कंट्रोल हैं। हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट को भी कंट्रोल में ले आए, जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो भी कंट्रोल में है। ये भी बुरा है। आपका जो इन्फ्लेशन जो नीचे चला गया 1.5 हो गया, अभी डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगर आपके मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हैं, देखिए आपका करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस है, आपके पास रिजर्व्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीए खोलने का कोई मसला नहीं है, आप डेट रिटायरमेंट में रियल सेंस कर रहे हैं, ये सारी मतलब पॉजिटिव साइंस है ना जी। आप अगर वो कर रहे हैं, जब ये पॉजिटिव साइंस हैं तो फिर क्यों इन्फ्लेशन कम हो रहा है? इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आप जब आपका बायर्स बाई करता है, सप्लाई एंड डिमांड का ये सारा केस है, अगर वो करता है तो फिर कैसे ये क्यों कम हो रहा है? अगर ये कम हो रहा है तो इसकी वजह तो कुछ ना कुछ तो होगी। वजह ये है कि जो बायर्स हैं, जो आपकी मिडिल क्लास है, वो बायर है आपकी, वो मिडिल क्लास जो है ना, उसके पास पैसे नहीं है। वो जो महंगाई जो बढ़ी, उसमें इनके पास मकान का किराया देगा कि कपड़े सिलवाएगा, बच्चों की स्कूल की फीस देगा कि कोई राशन डालेगा या कपड़े खरीदेगा या कोई और चीज़ खरीदेगा। वो तो उनके पास पैसे बचते ही नहीं। जब वो बाइंग नहीं है तो उसको कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गया, क्योंकि सेल्स ही नहीं है। तो अगर आपकी सेल्स नहीं है तो ये सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। इसको अगर ये डिफ्लेशन में चला गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगे इसके अंदर। लेकिन ये बेस प्राइस जिस तरह ये 38% और 26% जब महंगाई थी बढ़ चुका है इतना ज़्यादा कि अब वो अगर 1.5-2% पे भी होती है इन्फ्लेशन, तो वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा रियल सेंस आपको कोई बाजार में सस्ती चीज़ें मिली? बिल्कुल भी नहीं। तो सर ये कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से ये 38% था, यानी वो पिछले महीने का गिनते, फिर उससे पिछले महीने का, फिर उसके पिछले महीने का। वो एक सिस्टम है, कैलकुलेशन है, जिसके तहत ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे चला गया, सेल्स नीचे चली गई हैं, तो इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। तो वो उसके अंदर तो मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त जो अंडर कंट्रोल है, वो काफ़ी अरसे से, काफ़ी महीने हो गए, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? काम आदमी ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब तक नहीं आएगा जब तक आप जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक नहीं आएगा जब तक आप ब्लू कॉलर, जो हमारा वाइट कॉलर क्लास है, उसके घर में पैसे नहीं देंगे, जब तक नहीं आएगा जब आप मिडिल क्लास को उनके पास जेब में पैसे नहीं देंगे कि वो जाके बाज़ार से चीज़ें खरीद सकें, जब तक वो चीज़ें खरीदी नहीं जाएंगी तब तक इन्फ्लेशन, ये अगर इन्फ्लेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनका माल जब नहीं बिकेगा तो आप बैंकरप्सीज देखेंगे, आप और चीज़ें देखेंगे, दुकानें बंद होती हुई देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ लिंक्ड, उनको उसको लिंकेज को निकालना है। उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट और फिर ग्रोथ और फिर वही एक साइकिल की तरफ हम चले जाएंगे, वही चले जाएंगे ना आपका। वही देखें, जब तक इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी देर बाद आ जाए, इन्वेस्टमेंट भले साल बाद आ जाए, जो अभी कैपेसिटी लगी हुई है उसका यूटिलाइजेशन तो कर लें। जो कैपेसिटी अभी मेरे पास लगी हुई है, जिसके अंदर मैं 1 लाख मीटर का प्रोडक्शन कर सकता हूँ और मैं 70,000 60,000 कर रहा हूँ, ये भी मेरी ओवरहेड कॉस्ट को बढ़ाता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ये भी बढ़ाता है। वो इसलिए नहीं हो सकता कि मैं कॉम्पीट नहीं कर सकता, तो मैं 100% नहीं चला सकता। आपकी इफिशिएंसीज जो है ना दुनिया के अंदर 92%, 88 से 92% के ऊपर चलती हैं। हम इस वक्त 70% पे नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटीज़ है, उसको आपको एड्रेस करना। बस ये आखिर में मैं 2-3 जल्दी आपसे सवाल पूछ लूँ कि अभी ये जॉब क्रिएशन अगर आपने करनी है तो ये किसी एक मखसूस सेक्टर में तो नहीं करनी, चूँकि हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ IT सेक्टर पर, माइंस एंड मिनरल्स पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर है। इन सेक्टर से हट के फिर टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ करता है, उसको तो नहीं आप नज़रअंदाज कर सकते, दीगर सेक्टर्स की तरफ से तो आप नहीं नज़र हटा सकते। सारे के सारे सेक्टर्स पैरेलल आगे बढ़ेंगे कैसे? देखें, ये जो अभी जो मेहनत हो रही है वो सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं हो रही, अब सारे सेक्टर्स को लेके चल रहे हैं। एक बात का तो बिल्कुल इस गवर्नमेंट के अंदर मैं इम्प्रेस हूँ कि ये उन्होंने काम किया है, सेक्टोरल काम भी वो उसके ऊपर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर अपना फोकस भी है, एग्रीकल्चर की वैल्यूडेशन के लिए हमने अभी मैंने उसको प्लान किया था, इट्स माई ब्रेन चाइल्ड, जो हमने लाहौर के अंदर प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के नाम से एक एग्जीबिशन की, जिसमें कोरिया से, चाइना से, जर्मनी से, इटली से मशीन मैन्युफैक्चरर्स बुलाए कि आपका जो प्रोड्यूस है उसको आप वैल्यूडेशन कैसे कर सकते हैं। उस वैल्यूडेशन बड़ा कामयाब हो गया वो, अल्लाह की मेहरबानी से। वैल्यूडेशन शुरू होगा पाकिस्तान में, क्योंकि वो मशीनें लेके आए थे, वो डिस्प्ले था उसके अंदर, जब सारा कुछ किया।
और वो एक फैक्टर है जो एग्रीकल्चर को और हम पाकिस्तान को बचा सकता है। हम अगर ये 8 बिलियन का जो हमारे पास रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसको अंदर हम सिर्फ 25% को वैल्यू एडेड में किलोग्राम से ग्राम्स पे आ जाएं बेचने में, पैकिंग्स में, इसमें उसमें, तो मेरा ख्याल है कि यही आपका एक्सपोर्ट जो है ये बहुत बड़ा फ़र्क डाल जाए। अच्छा, एक शिकायत जो हुकूमत को बिज़नेस कम्युनिटी से है कि जो रिटेलर्स हैं, जो कराची का काम या पूरे पाकिस्तान का काम ताजिर है, वो ख़ुद को टैक्स नेट में लेकर आने को तैयार नहीं है। ताजिर दोस्त स्कीम आई, हमने देखा वो नाकाम हो गई बुरी तरह। उससे अरबों का टैक्स कलेक्ट होना था और वो उसमें चंद 100 लोगों ने, चंद हज़ार लोगों ने मुश्किल अपने आप को रजिस्टर कराया। ये कोई ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट पर? ये क्यों इंटेंशनली? आप मुझे बताएं कोई क्यों नहीं आएगा? अगर आप मुझे ये बताएं कि कोई क्यों नहीं आता। इसलिए कि हमारा टैक्सेशन का निज़ाम बहुत ज़ालिमाना है। हमारे टैक्सेशन के निज़ाम के अंदर जो पकड़ है, उस हमारे यहाँ इंसेंटिवाइज टैक्सेशन नहीं है। हम जो है ना कहते हैं कि हमारे यहाँ पेनल्टी सिस्टम का टैक्सेशन निज़ाम है। आपने इनको लाना चाहिए, सबको टैक्स नेट में आना चाहिए। टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ है, हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि फिर वो इधर से कलेक्ट करते हैं। हालांकि सबको पार्टिसिपेट अगर हो जाए, सब थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट करें तो होना चाहिए, लेकिन आप किसी को पेनलाइज करके, उसके ऊपर रेड करके, उसकी दुकानों को बंद करके, सील करके आप नहीं ले सकते। आपको उनकी टर्म्स के ऊपर उनको टैक्स नेट में एक दफ़ा लाना होगा। जब इनको लेके आएंगे उनको भी लगेगा हाँ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी पाकिस्तानी चाहता कि मैं मुफ्त में बैठ के खाऊं। अगर मैं इस मुल्क का जो जितने फैसिलिटीज़ हैं वो अगर इस्तेमाल करता हूं, तो हमको जो है ना आपको आगे जाना चाहिए। तो उनकी टर्म्स कोई, अगर आप चूँकि उनकी इस वक्त एक तरह से रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, तो ये मैसेज अगर हुकूमत तक भी आप पहुँचाएंगे, उनकी टर्म्स या सॉफ्ट टर्म्स या इसका वे आउट क्या हो सकता है? हमने बैठ के किया कि फ़िक्स टैक्स का जो है निज़ाम है, हम आज से 4-5 साल 6 साल पहले कि हमने जो है सारा वर्किंग की, कराची चैम्बर में मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ और हमने सारा कुछ निज़ाम इसको बनाया, लेकिन वो चल नहीं सका। वो मतलब ये कि इसमें कुछ अनासिर है। बहरहाल देखें, बात ये है कि पॉलिसी बन सकती है, पॉलिसी जो लोग देने वाले हैं उनके साथ बैठ के बन सकती है और आपके टैक्स नेट को आप बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री तो थोड़ी है। तो उसको ट्रेड को अगर आ जाए तो हम सब देखें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर मैं टैक्स देता हूँ तो वो भी चाहते हैं कि हम टैक्स दें, लेकिन अपनी टर्म्स पे। हैरेसमेंट के साथ टैक्स देने के लिए वो तैयार नहीं है। सही, चलें, आखिर में अगर ईद का एक खुसूसी पैगाम कोई आपका पाकिस्तानियों के नाम या बिज़नेस कम्युनिटी के नाम? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज ईद का दिन तो है, लेकिन हम एक बात मुझे बड़ी कहनी है पाकिस्तानियों से भी और पूरी मुस्लिम उम्मा से, कि हम आज फ़लस्तीनियों को न भूलें। फ़लस्तीनी जो हैं इस वक्त बेयार व मददगार हैं, इज़राइल के मज़ालिम के अंदर डटे हुए हैं। वो इस तरह से उनको मारा जा रहा है जैसे गाजर मूली कटती है, ऐसे रोज़ाना हम सुनते हैं 90 आदमी मर गए, 91 आदमी मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए और 1 लाख के करीब लोग जो है ना शहीद हो चुके हैं। मेरी गुजारिश तमाम लोगों से ये है कि ये आप जो ईद मना रहे हैं, इस ईद के जो आपने खर्चे सोचे हुए हैं, जो आपने किया हुआ है बजट, इसके अंदर से कम मेरी गुजारिश है कि 50% आप फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीनियों की फलाह के लिए उनको दें। यही इस ईद का मेरा पैगाम है। बहुत मुनासिब और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ज़ुबैर साहब ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने नाज़रीन सुनी ज़ुबैर साहब की। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।